मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध छिड़ गया है और इस बार ये मामला काफी पर्सनल है। इस पूरे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक कहानी से जो सीधे इस अफरा तफरी के बीच से आई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे खाड़ी में मची उस अफरा तफरी की। फिर देखेंगे कि कैसे पूरे इलाके पर हमला हुआ, इसका दुनिया पर और खासतौर पर भारत पर क्या असर पड़ रहा है ये भी समझेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है दुबई शहर से। एक ऐसा शहर जो इस हमले से पूरी तरह से हैरान रह गया। मैंने जंग पर बहुत वीडियोस बनाए हैं, पर यकीन मानिए ये इतना पर्सनल कभी महसूस नहीं हुआ आज सुबह तक। मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था जब ये सब शुरू हुआ। तो हम खुशकिस्मत थे कि हमें आखिरी कुछ फ्लाइट्स में से एक मिल गई, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में दुबई में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सोचिए, एयरपोर्ट खाली कराए जा रहे थे, सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल, बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा रहे थे, और तो और बुर्ज अल अरब होटल पर मिसाइल का मलबा गिरा। और सबसे दुख की बात, मेरे ही परिवार के कुछ लोग जिनकी फ्लाइट बस कुछ घंटे बाद थी, वो वहीं एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए। तो ये तो थी एक पर्सनल कहानी। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। इस वक्त पूरे रीजन में दो बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो यहाँ दो तरफा जंग है, बिल्कुल साफ। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिन्होंने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है, और इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से, जिसमें अमेरिकी मिलिट्री बेस और खाड़ी के देशों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का असर बहुत ही भयानक रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का तो ये कहना है कि ये ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी एक हमले में मारे गए हैं। सिर्फ वही नहीं, उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान चली गई। और तो और ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, यानी IRGC, उसके कई टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस मीटिंग के दौरान मारे गए। अब ईरान के जवाब की बात करते हैं, जिसका स्केल सच में हैरान करने वाला था। जरा इस नंबर को देखिए। UAE की तरफ 1137 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन UAE का एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का निकला। 1132 मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईरान का ये जवाबी हमला सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही नहीं रुका। हाँ, 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले हुए। बहरीन में US नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो सीधा हमला हुआ, पर इसके साथ साथ सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया। सोचिए, 5 स्टार होटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, सब जगह हमले हुए। तो ये लड़ाई सिर्फ उसी रीजन तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और अब बात करते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और ये हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है। ये नंबर देखिए, 1 करोड़। 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में बैठे लाखों करोड़ों लोगों के अपने, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार आज सीधे सीधे एक वॉर जोन में फंसे हुए हैं। और अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। ये भारत की एक बहुत बड़ी दुखती रग है। हम अपना 50% से ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से इंपोर्ट करते हैं, और अब यही रास्ता सीधा सीधा खतरे की जद में है। एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक नाइटमेयर सिनारियो कह रहे हैं, यानी एक बुरे सपने जैसा। सोचिए, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया तो क्या होगा? भारत की तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, महंगाई बेकाबू हो जाएगी और भारतीय रुपये पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि आज क्या हो रहा है, पर सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को देखते हैं जिनकी वजह से ये इलाका आज जंग की आग में झुलस रहा है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं दिसंबर 2025 में, जब ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिन्हें बेरहमी से दबाया गया। इसके ठीक बाद 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद से अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी। माहौल में टेंशन तो पहले से ही था, और हमले से ठीक कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने भी इजराइल का दौरा किया। और अब इस पूरी कहानी का सबसे ट्रैजिक, सबसे दुखद हिस्सा, हमले से सिर्फ एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है।
सोचिए ये रीजन जंग की आग में जलने से पहले एक डिप्लोमैटिक हल के कितना कितना करीब था। आखिर में चलिए इस पूरी लड़ाई को इतिहास के चश्मे से देखते हैं। क्या अतीत में हुई ऐसी घटनाओं से हम ईरान के भविष्य के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और जंग के लिए दिए गए बहानों में तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जरा 2003 के इराक युद्ध और आज ईरान में हो रहे इस इंटरवेंशन के जस्टिफिकेशंस को देखिए। भाषा लगभग एक जैसी है, दोनों ही बार एक ही वादा है, एक तानाशाह को हटाएंगे और लोगों के लिए शांति और लोकतंत्र लाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले जब ऐसा किया गया था तो नतीजा क्या निकला? इराक को देखिए, सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद देश में ऐसी अस्थिरता फैली कि वो नए आतंकी संगठनों का अड्डा बन गया। और लीबिया, गद्दाफी को हटाने के बाद वो देश भी अस्थिर हो गया और वहां आम लोगों के लिए हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। तो हम इसी बड़े सवाल के साथ इसे यहीं समाप्त करते हैं। क्या इस तरह का बाहरी हस्तक्षेप सच में शांति और लोकतंत्र लाता है, या फिर यह सिर्फ तबाही और बर्बादी के एक नए दौर की शुरुआत करता है? ऐसा लगता है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है, और इसका अंजाम ईरान के लोगों और बाकी दुनिया के लिए क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।